तो चैप्टर की शुरुआत होती है। निरल धीरे से रिपोर्ट देती बताती है, योर हाइनेस मरीज छिप कर यंग ड्यूक क्लॉडियो से मिल रही है। मीडिया बिना ज्यादा रिएक्शन दिए कहती है, समझ गई। निरल आगे कहती है, योर हाइनेस अगर मेरेउ जो ब्रेसलेट पहन रही है वो सच में यंग ड्यूक का गिफ्ट है, तो इसका मतलब ये है कि डची ऑफ क्लॉडियो का संपर्क काइजन इंपीरियल फैमिली से है। मीडिया कहती है, फिलहाल देखते हैं। निरेल, उससे ज्यादा जरूरी बात है, तुम्हारे मास्टर मार्क्विस गिल्फोस अभी कहाँ हैं? निरेल कहती है, अगर आप मेरे मास्टर की बात कर रही हैं तो वो अभी कैपिटल के बाहर एक छोटे रेजिडेंस में ठहरे हुए हैं। फिर थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है, क्या आप उनसे मिलने का सोच रही हैं? मीडिया साफ जवाब देती है, हाँ, वेल्डीना को अभी उनकी ज़रूरत है। फिर वो बताती है, निरेल, क्लॉडियो फैमिली ने सिर्फ काइजन एम्पायर के साथ कांटेक्ट नहीं किया। मीडिया मन ही मन सोचती है, मुझे नहीं लगता सैमन को ये समझ आया है कि जो ब्रेसलेट उसने मेरेउ को जीतने के लिए दिया है वही उसके खिलाफ गद्दारी का सबूत बन सकता है। मीडिया आगे कहती है, मेरा अंकल शायद सोचता है कि अभी जब पेलियस कॉन्क्वेस्ट वॉर में है तब थ्रोन छीनने का सबसे सही समय है। निरल चौंक कहती है, आप कहना चाहती हैं कि ड्यूक क्लॉडियो रिबेलियन की तैयारी कर रहे हैं? मीडिया धीरे से कहती है, काइजन का एम्पायर नहीं चाहता कि वेल्डीना और मजबूत हो। पेलियस ने ये बेवजह की वॉर सिर्फ एम्पायर के कंट्रोल से निकलने के लिए शुरू की थी। मतलब मेरा भाई अब एम्पायर और हमारे अंकल दोनों का कॉमन एनिमी बन चुका है। मीडिया मन ही मन सोचती है, पिछली जिंदगी में एक बहुत ही कठोर सर्दी आई थी। काइजन एम्पायर ने फूड एड देने का वादा किया था, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने बहाना बनाकर मदद करने से मना कर दिया। लोगों का सारा गुस्सा किंग पेलियस पर गया और रेबेलियन शुरू हो गया। लेकिन वो रेबेलियन असली नहीं था। क्लॉडियो फैमिली ने फेक इंसर्जेंट्स लगाकर उन्हें खड़ा किया था। निरेल परेशान होकर बोलती है, क्या काइजन को ब्लैकलैश का डर नहीं है? वो चाहे सुपर पावर हो, लेकिन दूसरे देश के किंग को टारगेट करना? मीडिया एक स्मग के साथ कहती है, इसीलिए हमें इसे शुरू होने से पहले रोकना होगा। और एक मार्क्विस जो फॉर्मर रॉयल गार्ड कैप्टन और नेशनल हीरो रह चुका है बहुत काम आएगा। निरेल, मार्कस गिल्फस के साथ मीटिंग अरेंज करो और ये एकदम सीक्रेट होनी चाहिए। निरेल कहती है, ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। मीडिया मन ही मन सोचती है, इस बार मैं उन कमीनों को उस दीवार तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन देखते हैं। कोई मीडिया को ग्रीट करता कहता है, ग्रीटिंग योर हाइनेस। मीडिया उसको देखकर बोलती है, बहुत समय हो गया डचेस। डचेस उसका हाथ पकड़कर बोलती हैं, प्लीज इतना फॉर्मल मत होइए योर हाइनेस। मुझे बहुत शौक लगा जब मैंने सुना कि आप घोड़े से गिर गई थी। मैं खुद भी ट्रैवल फटीग में बीमार हो गई थी, इसीलिए देर से मिली। इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमें बताया जाता है ये औरत डचेस कैथरीन क्लॉडियो होती है। तभी एक लड़की रूम में एंटर करती बोलती है, कुछ नहीं हो सकता था मदर, हमारी जेनरस सिस्टर तो हमारी सिचुएशन समझ ही जाएगी, है ना? कैथरीन उसको देखकर कहती हैं, बायना। बायना खुश होकर मीडिया से कहती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी सिस्टर, इसीलिए मैंने मदर से जिद की कि मुझे साथ ले आए। मीडिया उसे देखकर कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और मन ही मन सोचती है, मेरे परिवार और मेरे दुश्मन लेया और रायन को देखते ही मेरा मन करता है अभी उन्हें खत्म कर दूं, लेकिन अभी सही समय नहीं है। मैं उन्हें धीरे धीरे जकड़ूंगी जब तक वो सबसे भयानक दर्द में ना पहुंच जाएं। कैथरीन चिंता करते हुए पूछती है, आपके सिर में दर्द तो नहीं है योर हाइनेस? बाहर से सब ठीक लग सकता है, लेकिन गिरने के बाद असर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं आपके लिए डॉक्टर लाई हूँ, जिसे काइजन में गॉड लाइक कहा जाता है। वो एम्पायर का नागरिक है, इसीलिए पैलेस के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए गेट के बाहर इंतजार कर रहा है। अगर आप परमिशन दें तो मैं उसे अंदर बुला लूं। मीडिया मन ही मन सोचती है, दुश्मन देश के डॉक्टर को पैलेस ले आना बिल्कुल सेफ नहीं है। बायना तुरंत बोलती है, मदर ने सिर्फ आपके लिए उसे लाने में बहुत मेहनत की है, पता नहीं कितने गोल्ड के बॉक्सेस खर्च किए। कैथरीन उसे रोकते हुए कहती है, बायना तुम चुप करो, तुम योर हाइनेस को परेशान कर रही हो। मीडिया उनकी तरफ देखकर कहती है, सच में किसी को इतनी दूर से लेके आना, आपने बहुत मेहनत की होगी आंट कैथरीन।
बायना उनके पास बैठती कहती है, बिल्कुल। वो खुद काइजन एम्पायर तक गई थी। कभी कभी तो समझ नहीं आता असली बेटी कौन है। मीडिया हल्का सा रुक कर कहती है, आंट कैथरीन, आप खुद ही गई थी। हम अभी वॉर में हैं। क्या स्ट्रिक्ट प्राइम मिनिस्टर सिसियर ने इसकी अनुमति दी? कैथरीन तुरंत बायना को चुप करा देती है और संभल कर मीडिया से कहती है, योर हाइनेस, आप चिंता मत कीजिए। वो काइजन डेलीगेशन का अटेंडिंग फिजिशियन है जो पहले ही आ गया है। उसकी पहचान पूरी तरह वेरीफाइड है। मीडिया उसका हाथ झटक कर बोलती है, मैं समझ गई आंट कैथरीन, लेकिन पैलेस के डॉक्टर ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि मैं हेल्दी हूँ, तो आप चिंता छोड़ सकती हैं। कैथरीन अपने दांत भींचते हुए कहती है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो ठीक है, और नाटक करती कहती है, लेकिन क्या आप उस डॉक्टर की पहचान पर शक कर रही हैं जिसे मैं लाई हूँ? माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। फिर आप मुझसे दूरी क्यों बना रही हैं? मीडिया उसका नाटक देखकर मन ही मन सोचती है, अपनी बेटी, पहले मैं इतनी बेवकूफ थी कि इसे सच मानती थी। मीडिया वहां से उठते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिएगा आंट कैथरीन, मैं आपकी भावना समझती हूँ, लेकिन ये दिल से नहीं लगता। बायना उसे देखकर उससे पूछती है, सिस्टर, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मीडिया सीधे जवाब देती है, क्योंकि मैं आंट कैथरीन की बात से सहमत नहीं हूँ। कैथरीन चौंक कर कहती है, आपका क्या मतलब है? मीडिया कोल्ड टोन में बोलती है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हेडमेड के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप जानती हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी आपने मेरी छोटी सी परेशानी नोटिस कर ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरी सारी मेड्स बदल दी गई हैं। मैं समझती हूँ हेडमेड आपकी करीबी दोस्त है, इसीलिए आप हम दोनों के बीच में फंसी हुई थीं। कैथरीन घबराते हुए कहती है, योर हाइनेस, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया उसकी बात काटती बोलती है, आंट कैथरीन, अगर बायना के साथ ऐसा होता तो क्या आप फिर भी इतनी ही शांत रहती? और हैंकरचिफ से अपना हाथ साफ करती कहती है, आप मुझे बेटी मान सकती हैं, लेकिन मैं आपकी असली बेटी कभी नहीं बन सकती, और ये बात मुझे बहुत निराश करती है। और हाथ साफ करके उस हैंकरचिफ को वहां फेंकती कहती है, अब आप जा सकती हैं। आज के बचे हुए दिन में मैं आप दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहती। कैथरीन उसे जाता देखकर उसे रोकते हुए कहती है, योर हाइनेस, एक मिनट रुकिए। मीडिया के जाने के बाद कैथरीन बायना पर गुस्से से चिल्लाती कहती है, तुमने इतना क्यों बोला? और अपना सर पकड़ती सोचती है, मुझे लगा था मैंने उसे पूरी तरह काबू कर लिया है। शायद मैं गलत थी। काश क्विजीन ने अपना काम ठीक से किया होता। मैं उस जानवर को जिसे मैंने पाला है अब उसे भागने नहीं दे सकती। कैथरीन एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, सबसे पहले मुझे क्विजीन को सजा देनी होगी, एक एग्जाम्पल के तौर पर। सीन शिफ्ट होता है और हम मेरेऊ को देखते हैं। मेरेऊ कुछ ढूंढते हुए जल्दी में बोलती है, जल्दी करनी होगी, वो मैंने कहाँ रख दिया। हम देखते हैं वो अपने पास से एक हैंकरचिफ निकालती है। वो उस हैंकरचिफ को झाड़ते हुए कहती है, ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी मेरे ऊपर मेढक का चिपचिपा स्लाइम गिर जाएगा। और मन में सोचती है, एटियन को रॉयल हाइनेस के साथ पेयर करना। हेडमेड सच में बहुत खतरनाक है। काउंट लार्क एटियन 3 पीढ़ियों से नाम कमा चुका हेरेडिटरी नोबल और रॉयल हाउस होल्ड का मिनिस्टर, रीजेंट ड्यूक का राइट हैंड मैन, बहुत ही ताकतवर लेकिन अंदर से पूरा का पूरा लालची, एक परवर्ट के तौर पर पैलेस में सबसे ज्यादा बदनाम। सिर्फ उसे देखकर ही मेरा मन खराब हो जाता है। और अब उसका हैंकरचिफ बेडरूम की अलमारी में छिपा दिया गया है। प्रिंसेस मेडिया तो अब गई काम से। कुछ समय तक यही पैलेस की सबसे बड़ी गॉसिप रहने वाली है। उसके साथ सही हो रहा है। अगर वो किसी 50 साल के मेढक जैसे आदमी के साथ स्कैंडल में फंस गई, और वो भी काउंट एथियन के साथ, तो चाहे वो रॉयल हो या ना हो, उससे कोई शादी नहीं करेगा। वो धीरे से कहती है, फिर भी एक समय ऐसा था जब हम एक साथ अच्छे से रहते थे। वो सोचती है, लोग तो ये भी कह रहे हैं प्रिंसेस ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, इसीलिए तुम आजकल लोअर मेड्स के साथ सफाई कर रही हो। कितनी बेवकूफ हो, निरल तो पहले ही तुम्हारी जगह ले चुकी है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हेडमेड एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि रीजेंट ड्यूक सिर्फ मुझे ही छोड़ देगा?
क्या तुम्हें भी अपने बचने का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए? मरेऊ घबराते हुए बोलती है, कुछ भी हो, वो रॉयल्टी हैं। क्या तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता? हेडमेड मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ये मामला साफ सुथरे तरीके से खत्म हो गया तो मैं तुम्हें एक नोबल हाउस में भेज दूंगी। मेरे पति का भतीजा अभी एक एयर के बिना है। अगर तुम कुछ साल उसकी अडॉप्टेड डॉटर बनकर रहो तो तुम खुद एक नोबल लेडी बन जाओगी। प्रेजेंट में मरेऊ धीरे से कहती है, और जब नोबल बन जाऊंगी तो गर्व से सैल्मन की लवर भी बन सकती हूँ। और हैंकरचिप को ड्रॉअर में रखती बोलती है, मुझसे नफरत मत करना, सबसे पहले मुझे छोड़ने वाली तुम ही थी योर हाइनेस। हम देखते हैं निरल ने उसे ये सब करते हुए देख लिया होता है। हम अगले दिन देखते हैं निरल रिपोर्ट देती कहती है, जैसा कि योर हाइनेस ने कहा था, पिछली रात मेरेऊ ने हेडमेड को कांटेक्ट किया था और हमने कंफर्म किया है कि उसने आपके बेडरूम के पास वाले वार्डरोब में कुछ छुपाया था। और हैंकरचिफ दिखाते हुए बोलती है, ये वही चीज है जो उसने छुपाई थी। मीडिया उस हैंकरचिफ को देखकर कहती है, तो ये काउंट एथियन का है। लगता है हेडमेड सच में बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। निरल गुस्से से बोलती है, वो घटिया लोग, उनकी हिम्मत कैसे हुई? योर हाइनेस, मुझे ऐसे किसी इंसान की जरूरत है जो 2-3 लाशें बिना निशान छोड़े गायब कर सके। बस आप आदेश दीजिए। मीडिया उसे रोकते हुए धीरे से कहती है, तुम 3 मिनिस्टर्स की बात कर रही हो तो तुम भी सेफ नहीं रहोगी। निरल बिना हिचकिचाए बोलती है, योर हाइनेस, आप ही मेरी लॉर्ड हैं और आप ही मेरी बेनिफैक्टर हैं। आपके लिए मैं खुशी खुशी जान भी दे सकती हूँ। मीडिया उसको देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचती है, इस जिद्दी इंसान का मैं क्या करूँ? लगता है ये अभी फट पड़ेगी। मीडिया उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शांत हो जाओ, अभी वक्त नहीं आया है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, निरल, मुझे याद है तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम कंसीलमेंट में कॉन्फिडेंट हो, है ना? निरल बोलती है, हाँ योर हाइनेस। मीडिया उसे समझाते हुए कहती है, तो फिर हेडमेड के इस गिफ्ट को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं निरल किसी चीज को देखकर चौंक जाती है। मीडिया बताती है, एक नई आई हुई मेड मुझे ये देकर गई थी। उसने कहा कि उन्हें मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया। ये पहले से ही उसकी औकात की ऊपर की चीज थी, फिर भी वो इसे प्यार की निशानी बनाकर दिखा रही थी। इसे उसके असली मालिक को वापस करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं रहेगा। इसे ईथन के हैंकरचिफ में लपेटो और मेरेऊ के सामान में रख दो। निरल आदेश मानती बोलती है, मैं ये काम कर दूंगी। मीडिया कहती है, तो चलो अब निकलते हैं। तुमने कहा था कि कोई हमें मार्क्विस के स्टेट तक ले जाएगा, है ना? निरल जवाब देती है, हाँ, मेरा कलीग कैरेज के साथ इंतजार कर रहा होगा। मीडिया पूछती है, कलीग मतलब वो भी गैलेफोस का डिसाइपल है? निरल थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, जी हाँ, थोड़ा बदतमीज है लेकिन बहुत काबिल है। मुझे यकीन है आपको भी वो पसंद आएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर देखते हैं। एक लड़का खड़ा होकर बोलता है, क्या बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रॉयल्टी इस साइड गेट का इस्तेमाल करेंगी। ये वही गेट है जहां हमारे नाइट्स चुपके से बाहर आते हैं। मीडिया उसको देखकर मन में सोचती है, कम से कम बदतमीज तो है ही। लड़का उसको ग्रीट करता कहता है, ग्रीटिंग प्रिंसेस। मुझे तो लगा था निरल कोई नया टनल खोद के बाहर आएगी। खैर, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। निरल गुस्से से कहती है, तुम प्रिंसेस के सामने हो, अपने मैनर्स ठीक करो टॉम। मीडिया मन में सोचती है, फिर भी ये सहने लायक है। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जो तिरस्कार अपमान सहा था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। मीडिया शांत होकर कहती है, निरल कोई बात नहीं। फिर टॉम की तरफ देखकर कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, प्लीज हमें सेफली स्टेट तक ले चलो। टॉम थोड़ा संभल कर बोलता है, जी बिल्कुल। मीडिया कैरेज में चढ़ते हुए बोलती है, तो चलिए मार्क्विस गैलिफोस की ओर। हम कुछ देर बाद देखते हैं कैरेज जा रही होती है। तभी अचानक कुछ पत्थरों के टकराने से कैरेज का व्हील टेढ़ा हो जाता है। टॉम बोलता है, कैरेज का व्हील निकल गया है, मैं थोड़ा रिपेयर कर लेता हूँ। और उतरकर कैरेज के बाहर से चिल्लाता है, तुमने सुना कि नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। निरल गुस्से से बड़बड़ाती है, ये कमीना
फिर वो मीडिया की तरफ मुड़कर कहती है, योर हाइनेस मुझे माफ कर दीजिए। मीडिया खिड़की खोलकर चारों तरफ देखती है और शांत आवाज में कहती है, क्या ये रिटायर्ड सोल्जर्स हैं? निरल जवाब देती है, जी हाँ प्रिंसेस। जैसे जैसे वह लंबी खिंच रही है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका गांव जल गया या जो घायल होने की वजह से वापस नहीं जा सकते। टॉम आवाज लगाता है, अब चलते हैं। हम कुछ टाइम बाद मार्किस गैलीफोस का एस्टेट देखते हैं। गैलीफोस झुककर ग्रीट करते कहते हैं, मैं गैलीफोस प्रिंसेस को ग्रीट करता हूँ। मीडिया उसे देखकर कहती है, काफी समय हो गया मार्किस गैलीफोस। गैलीफोस बैठते हुए कहता है, समय बहुत जल्दी निकल जाता है, आप काफी बड़ी हो गई हैं। मीडिया कहती है, और आप अभी भी वैसे ही हैं। मार्किस गैलीफोस मीडिया को देखकर मन ही मन सोचता है, वो अभी भी उतनी ही कोमल और नाजुक लगती हैं। लेकिन सुना है आपने निरेल के लिए लेडी इन वेटिंग को सजा दी। तो गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को समझ नहीं आया होगा लेडी इन वेटिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो लेडी इन वेटिंग रॉयल पैलेस में काम करने वाली सबसे हाई रैंक वुमेन अटेंडेंट होती है। एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये क्वीन की पर्सनल मेड होती है, इसीलिए गैलीफोस हेडमेड को लेडी इन वेटिंग कह रहे हैं। तो चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। गैलीफोस सख्त आवाज में बोलते हैं, योर हाइनेस आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आपको लोगों की आवाज सुननी चाहिए। मीडिया जवाब देती है, मैंने अपने अंकल से सब सुन लिया है कि मार्किस मेरी सिग्नेट के पीछे हैं। अब मैं मार्किस की कोई बात नहीं सुनूंगी। प्रेजेंट में गैलीफोस मन ही मन सोचते हैं, कोई इंसान इतनी जल्दी नहीं बदलता, शायद ये लेडी इन वेटिंग से जुड़ा हुआ है और वो घबराकर यहाँ आ गई हैं। वेल्डीना अब पहले जैसा नहीं रहा, अब शायद वो पहले जैसे कभी नहीं चमकेगा। मेरा अब फिर से सत्ता में लौटने का कोई इरादा नहीं है। वो सीधा कहते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, आप इतनी दूर आई हैं तो मैं साफ कह देता हूँ, मैं बहुत पहले ही राज्य के मामले से दूर हो चुका हूँ और वापस आने का कोई इरादा नहीं रखता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मीडिया जवाब देती है, समझ गई, मैं आपके विचारों को समझती हूँ मार्किस। और कुछ पेपर्स निकालकर उसके सामने रखती कहती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट कुछ और है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी पूरी संपत्ति है। मैं चाहती हूँ इससे आप रॉयल पैलेस के अंदर रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए रहने की जगह बनाएं। गैलीफोस थोड़ा हैरान होकर बोलते हैं, क्या रेजिडेंस, वो भी रॉयल पैलेस के अंदर? मीडिया उन्हें देखकर कहती है, आप इतने हैरान क्यों हैं? आपने खुद कैरेज रुकवाई थी ताकि मैं उन्हें देख सकूं, है ना? गैलीफोस थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं, आपके आसपास के लोग उन्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए मैंने सोचा आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगी। मीडिया धीरे से कहती है, अगर कोई आंख और कान बंद कर ले इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मीडिया बताती है, रॉयल फैमिली के पास रेस्क्यूअर्स नहीं है और नोबल्स इसे इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं, इसीलिए मार्किस के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसे ये काम मैं दे सकती। गैलीफोस उसकी बात सुनकर उससे पूछते हैं, जब आपको पता है ना ही आपके पास रेस्क्यूअर्स हैं और ना ही आपका इसमें कोई फायदा है, तो आप अपनी पूरी संपत्ति क्यों दे रही हैं? मीडिया बिना हिचकिचाए जवाब देती है, क्योंकि मैं वेल्डीना की प्रिंसेस हूँ, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो एक प्रिंसेस को करना चाहिए। वो मन ही मन सोचती है, पिछली जिंदगी में लंबी भूख और मुश्किलों के बीच रिटायर्ड सोल्जर्स का गुस्सा बढ़ गया और वो गुस्सा धीरे धीरे अपने ही देश के खिलाफ हो गया। जो भी हीरोज थे वही रिबेल्स बन गए। इस बार मुझे ऐसा नहीं होने देना है। मीडिया कहती है, मैं ये काम चांसलर चेजरे को भी दे सकती थी, लेकिन वो सोल्जर्स की उतनी परवाह नहीं करता जितनी आप करते हैं। मुझे आप पर भरोसा है मार्किस, लोगों के लिए आपकी सच्चाई पर। हम कुछ देर बाद गैरेज में देखते हैं। मीडिया कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रही होती है। निरेल धीरे से पूछती है, योर हाइनेस आप ठीक हैं? मीडिया कहती है, हाँ। निरेल हिचकिचाते हुए कहती है, सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तकनीकी तौर पर रिटायर्ड सोल्जर्स की जिम्मेदारी रॉयल फैमिली की है, लेकिन आपका अपनी पर्सनल वेल्थ खर्च करना
मीडिया मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम्हें डर है कि मैं कंगाल हो जाऊंगी? निरल तुरंत कहती है, अगर आप कंगाल हो गई तो भी मैं आपकी सेवा करूंगी। मीडिया उसकी बात पर हंसते हुए कहती है, वेल्डीना बैंक करप्ट हो जाएगा और तुम मेरा ध्यान रखोगी। ये सुनने में बुरा नहीं है ना? निरल मन ही मन सोचती है, ये मजाक है, फिर भी अजीब सा दर्द क्यों लग रहा है? शायद इसीलिए क्योंकि वो अपने बारे में ऐसे बात करती हैं जैसे उनकी खुद की कोई अहमियत ही ना हो। मीडिया अचानक उससे पूछती है, निरल इस सब को छोड़ो, ये बताओ कि हैंकरचीफ और ब्रेसलेट का क्या हुआ? निरल जवाब देती है, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा सब कर दिया है। मीडिया मन ही मन सोचती है, अब ज्यादा देर नहीं है, शायद अभी तक सब कुछ शुरू भी हो चुका होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम पैलेस में देखते हैं। एक औरत हैरान होकर बोलती है, तुमने अभी क्या कहा? प्रिंसेस के बेडरूम में क्या मिला? हेडमेट सिर झुकाकर बोलती है, हाँ योर मेजेस्टी, मुझे माफ कीजिए, वो काउंट एथियन का हैंकरचिफ है। वो हल्की चालाक मुस्कान के साथ कहती है, लगता है प्यार ने भी प्रिंसेस तक रास्ता बना लिया है। क्वीन डावेजर गुस्से से कहती हैं, ये कैसी शर्मनाक बात है, ये सीधा रॉयल फैमिली की इज्जत से जुड़ा मामला है। वो जोर से आदेश देती कहती हैं, अभी के अभी मीडिया को यहाँ लाओ, आज मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी।